अपर BA फर्स्ट ईयर, विषय इतिहास, प्रकरण ऋग्वेदिक राजनीतिक दशा। ऋग्वेद काल में राजनीतिक स्थिति कैसी थी? ऋग्वेद काल में राजनीतिक स्थिति, तो ऋग्वेद काल में राजनीतिक स्थिति के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले आता है ऋग्वेद काल में राजनीतिक स्थिति परिवार। क्या आता है? परिवार। ऋग्वेद काल में राजनीतिक स्थिति के बारे में सबसे पहले क्या है? परिवार। परिवार को हम कुटुंब भी कहते हैं। कुटुंब, परिवार या कुटुंब। ऋग्वेद काल में परिवार का जो मुख्य होता था वो घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग होता था, यानी कि जो सर्वाधिक बड़ा व्यक्ति होता था, पिता, दादा या बड़ा भाई, जो भी होता था वो परिवार का मुखिया होता था। परिवार का मुखिया होता था, जिसे हमें कुलुप, जिसे हम कुलुप कहते थे। क्या कहते थे? कुलुप। देखा जाता है ऋग्वेद काल में राजनीतिक व्यवस्था की जो सर्वाधिक छोटी इकाई होती थी वो परिवार होती थी, और परिवार के यदि मुख्य होता तो उसको प्रधान या कुलुप कहा जाता था, यानी कि कुल का मुख्य अधिकारी। जो कुल का जो नेता होता था, कुल का जो नेता होता था उसे कुलुप कहा जाता था, यानी उसका मुख्य अधिकारी होता था परिवार का। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में, ऋग्वेद काल के राजनीतिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई होती थी वो परिवार होती थी, और परिवार का मुखिया होता था, उसको कुलुप कहा जाता था। इसके बाद में आती है अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम का निर्माण होता था। अनेक परिवारों को मिलाकर क्या होता था? ग्राम का निर्माण। जिस प्रकार ग्राम का परिवार का प्रधान, जिस प्रकार परिवार का प्रधान कौन होता था? कुलुप होता था, है। इसी प्रकार ग्राम का जो प्रधान होता था वो ग्रामीण होता था। कौन होता था? ग्राम का प्रधान को ग्रामीण कहा जाता था। यह एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। यह एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी। इसके बाद में आता है विष। क्या आता है? विष। अनेक ग्रामों को मिलाकर एक विष का निर्माण होता है। अनेक ग्रामों को मिलाकर विष का निर्माण होता है, और विष का जो प्रधान होता था, या सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसको विषपति कहा जाता था। विषपति, यानी कि इसका जो प्रधान होता था उसको विषपति के नाम से जाना जाता था। यानी कि अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम का निर्माण, और ग्रामों को मिलाकर विष का निर्माण, और विष का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो विषपति होता था। अब विष के बाद में अपना आता है जन। क्या आता है? जन आता है। अनेक विषयों को मिलाकर जन का निर्माण होता है, और जन का सर्वोच्च अधिकारी को गोप या गोप्ता कहा जाता है। गोप या गोप्ता कहा जाता है।
जन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो गोप या गोप्ता कहा जाता है। यह रक्षक शब्द का उल्लेख नहीं करता, कहीं पर यह रक्षक शब्द का उल्लेख नहीं था। अब अनेक जन को मिलाकर देश राज्य का निर्माण होता है। अगला है राष्ट्र या राज्य। राष्ट्र या राज्य, देश अथवा राज्य को राष्ट्र कहा जाता है। देश अथवा राज्य को राष्ट्र कहा जाता है। अब आती है शासन व्यवस्था। क्या आती है? शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था, ऋग्वेदकालीन शासन व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी। ऋग्वेदकालीन शासन व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी। राजा, पुरोहित, सेनानी, सभा व समिति द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन होता है। यानी कि जो शासन व्यवस्था थी, राजा, पुरोहित, सेनानी, सभा व समिति द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन होता था। अब अपन यहां पर सबसे पहले लेते राजा। क्या लेते हैं? राजा लेते हैं यहां पर सबसे पहले अपन। राजा राज्य का जो प्रमुख अधिकारी होता है, राज्य का, यानी कि यहाँ इस राज्य का जो प्रमुख अधिकारी होता था तो कौन होता था? राजा होता था। राज्य का प्रमुख अधिकारी राजा होता था, जिसका पद वंशानुगत था। जिसका पद वंशानुगत था। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कभी कभी राजवंश में से किसी भी व्यक्ति को चुनकर राजा बनाया जाता था। ऋग्वेद में राजा के कार्य का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि राजा का सबसे पवित्र सम्मानीय कार्य शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करना होता है। राजा का सबसे ज्यादा सम्मानीय कार्य प्रजा की रक्षा करना, राजा को प्रजा की रक्षा करना होता था। ऋग्वेद के अनुसार राजा के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। राजा के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, जैसे इंद्र के समान वीर, सूर्य के समान तेजस्वी और वरुण के समान दानी भी होना चाहिए। हम देखते हैं कि राजा का जो शासन व्यवस्था था वो राजतंत्रात्मक था। कहीं कहीं पर हमें गण का भी उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन अधिकांश लोग राजतंत्रात्मक होता था। राजा निरंकुश ने थे तथा राजा का राज्याभिषेक प्रजा के हित में कार्य करने के लिए शपथ लेनी पड़ती थी। राजा को प्रजा के कार्य करने के लिए या प्रजा की सुरक्षा के लिए शपथ लेनी पड़ती थी। इसके बाद में आता है राजा के बाद में पुरोहित। कौन आता है? पुरोहित। ये ऐसे दो कर्मचारी थे, पुरोहित और सेनानी। कौन आता है? पुरोहित। ये ऐसे कर्मचारी जिनका प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्व, इनकी प्रशासनिक दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण था। प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान। तो प्रशासन में राजा के बाद में या राजा का जो कार्य होता था उसमें अत्यंत रूप से भाग लेते। पुरोहित एक शिक्षक, एक
शिक्षक एक दार्शनिक मित्र के रूप में राजा का मुख्य साथी था। यानी कि एक शिक्षक दार्शनिक एक मित्र के रूप में राजा का प्रमुख साथी होता था। धार्मिक कार्यकलापों के साथ साथ वो अपने कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेता। धार्मिक कार्यकलापों के साथ कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेता था। वह युद्ध में भी राजा का साथ देता था। पुरोहित का जो कार्य होता था वो महत्वपूर्ण था। यानी कि राजा का साथ हमेशा अच्छे कार्य में वो उसका साथ देता था। प्रशासनिक रूप से वो कार्य करता था। कीट के अनुसार ऋग्वेद में पुरोहित उन ब्राह्मण राजनीतिकों का अग्रगामी है जिन्होंने समय समय पर भारतवर्ष में प्रशासन में आश्चर्यजनक कार्यकलापों का परिचय दिया। पुरोहित तत्काल प्रशासन व्यवस्था के आवश्यक अंग है। पुरोहित प्रशासनिक कार्य प्रशासन व्यवस्था का एक आवश्यक अंग बताया गया। इसके बाद सेनानी। पुरोहित का साथ इस सेनानी का भी अत्यंत महत्व है। पुरोहित के साथ ही सेनानी का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सेनानी सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सेनानी सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। राजा के निरंतर युद्धों में वो उसका महत्वपूर्ण स्थान होता था। राजा के निरंतर युद्धों में उसका महत्वपूर्ण स्थान होता था। अतः सेना सदैव राजा के लिए तत्पर कार्य करती है। यदि सेना का मुख्य अधिकारी बताया जाता है, लेकिन राजा सबसे ऊपर होता था। राजा सैनिकों की भर्ती करता था और उसका मुख्य कार्य अपने राज्य के बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना। सेनानी का कार्य मुख्यतः बाह्य राज्यों से अपने राज्य को शांति व्यवस्था बनाए रखना और बाह्य आक्रमण से उसको शांति सुरक्षा प्रदान करना होता था। इसके बाद आते सभा और समिति। क्या थी सभा और समिति? ऋग्वेद काल में सभा और समिति दो महत्वपूर्ण संस्था है। सभा छोटी संस्था थी और समिति बड़ी संस्था। सभा में उच्च कोटि के राजनीतिक विषयों पर विचार होता है। सभा में उच्च कोटि के राजनीतिक विषयों पर विचार होता था। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख होता है। कितनी बार हुआ? 8 बार उल्लेख हुआ ऋग्वेद में सभा। यानी कि ये छोटी संस्था थी, इसमें आम जन लोग भाग लेते, इसमें वृद्ध व्यक्ति यानी कि वृद्ध व्यक्ति भाग लेते थे जो उसके मुख्य होते थे। और समिति बड़ी होती थी, इसमें जन साधारण के लोग भाग लेते थे। समिति का कार्य समिति का जो कार्य होता था संधि, आय व्यय आदि मामलों पर निर्णय लेना तथा राजा के निर्वाचन में भाग लेना
उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि होने पर सभा और समिति का महत्व कम हो गया। उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि होने पर सभा और समिति का महत्व कम हो गया। इतिहासकारों ने सभा और समिति के विषय में काफी मतभेद बताया। इसके बाद में आता है सेनानी, सॉरी न्याय प्रशासन। सभा समिति के बाद में आता है न्याय प्रशासन। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। ऋग्वेद कालीन न्याय व्यवस्था की जानकारी अल्प मात्र में प्राप्त हो। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। वे अन्य कर्मचारियों के सहयोग से न्याय व्यवस्था का संचालन करता था। वह अन्य कर्मचारियों के सहयोग से न्याय व्यवस्था का संचालन करता था। राजा द्वारा न्याय संबंधी अधिकार का अध्यक्ष नामक अधिकारी को प्रदान कर दिया जाता है। गांव में न्याय संबंधी कार्य ग्राम्य जीवन नामक अधिकारी करता था। यानी गांव का ग्रामीण जो अधिकारी होता था, ग्राम में होता था। गांव के छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायत करती है। गांव के यदि छोटे मोटे जब झगड़े हो जाते थे तो ग्राम पंचायत करती। राजद्रोह तथा ब्राह्मणों की हत्या करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था। निर्दोष साबित करने के लिए जल तथा अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ती थी। ऋग्वेद में मनुष्य के लिए सत्यदाय शब्द का प्रयोग किया गया। इस प्रकार उस समय एक मनुष्य के जीवन का मूल्य 100 गायों के बराबर होता। किसी भी व्यक्ति की हत्या के अपराध द्वारा मरने वाले के उत्तराधिकारी को 100 गाय या दंड के रूप में प्रदान करना अनिवार्य है। गुप्तचर व्यवस्था संयोग से अपराधी की में कमी आई। गुप्तचर व्यवस्था से अपराधों में थोड़ी कमी आई। ऋग्वेद में झगड़े निपटाने के लिए मध्यस्थ का भी वर्णन मिलता है। मध्यस्थ, इनके मध्यस्थ होता था मध्यस्थ जो होता था वो बीच के झगड़ों को निपटारा करने के बीच का जो आदमी होता था मध्यमसी, उसका भी वर्णन। ऋग्वेद में अपराधियों को जीव वर्ग तत्काल पकड़ने के लिए उग्र का भी जिक्र है। उग्र क्या होती है? पुलिस। यानी कि ऋग्वेद में अपराधियों को तत्काल पकड़ने के लिए उग्र शब्द का भी उल्लेख किया गया है। यानी कि ऋग्वेद काल के अंतर्गत हमें जो सामाजिक व्यवस्था के बाद राजनीतिक व्यवस्था में देखने को मिलता है वो हमें यही टॉपिक देखने को ज्यादा मिलते हैं। इसके बाद में ऋग्वेद काल में कुछ जन थे। ऋग्वेद काल में जैसे कुछ विदत, सभा, समिति, गण, इनका भी उल्लेख मिलता है। विदत ऋग्वेद कालीन संस्था विदत, विदत का जैसे इसका हमें ऋग्वेद काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभा थी, क्योंकि इसका उल्लेख हमें 122 बार उल्लेख हुआ है। विदत यह सामाजिक, धार्मिक व अन्य सैन्य उद्देश्यों के लिए कार्य करती है। यह विदत होती है सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य उद्देश्यों से,
कार्य करते थे। ये बहुरूपीय आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी। ये बहुरूपीय आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। यह आर्यों की बहुरूपीय आर्यों की सबसे प्राचीन जनसभा थी। इसकी चर्चाओं में पुरुषों के साथ महिलाओं भी सक्रिय रूप से भाग लेते, यानी इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं भी भाग लेती, महिला भी सक्रिय रूप से भाग लेती थी। विदत में ही उपज का वितरण होता था। सत्य गण और वीर सैनिकों के कार्य की चर्चा करते थे। शत्रु जनजातियों के विरुद्ध युद्ध करते थे। विदत के कबीले और जनजातियों को अपने देवताओं की रचना के लिए शब्द भूमि भी प्राप्त होती थी। इसके बाद में सभा और समिति का हमने भी अध्ययन किया था। सभा और समिति का अभी अपन ने चर्चा की थी। इसके बाद में जो संस्था आती है वो आती है गण। कौन सी संस्था आती है? गण। इस गण के बारे में ऋग्वेद के समय में ये समस्त एक जनसभा थी, जिसमें कुलीन लोग शामिल होते थे। इसके मुख्य को गणपति कहा जाता था। जो इसका मुख्य होता था उसको गणपति कहा जाता था, यानी कि गण का मुख्य अधिकारी होता था तो इसको गणपति कहा जाता था। यानी कि हमारा जो ऋग्वेद कालीन जो समाज था, वो राजनीतिक संस्था थी, उसके बारे में अपन ने ये चर्चा की थी। और अगला जो टॉपिक है उसको हम धार्मिक विषय के बारे में चर्चा करेंगे।